हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो अगर तो आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं इस चैप्टर के सारे, तो इसका मतलब है कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो एमसीक्यूज आप मेरे करवाए बगैर भी खुद से भी कर सकते हैं अगर तो आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं तो मैंने डिटेल से सारा कुछ पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर का। चाहे उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, डायग्राम हो, क्विक चेक हो, साइड बॉक्सेस हो, ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर कराई हुई है। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप जाके ले सकते हो। अब इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, साथ साथ अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर बिल्ड किए हैं उन्हीं को रिलेट करते हुए हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ही पढ़ते आए हैं हम पूरे चैप्टर के अंदर। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के दरमियान में बेसिक फर्क क्या है? तो ऑप्शन ए अगर आप देखो तो लिखा हुआ है द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये ऑप्शन ए ही हमारी बिल्कुल ठीक बनती है, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात बतानी है और काइनेटिक थ्योरी हमसे ये कहती है कि जितने भी हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, लिक्विड के बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और कंटेनर के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्रीली हवा के अंदर, फ्रीली यानी कि जिस जगह पे जिस कंटेनर में वो है ना वो मूव कर लेते हैं। तो इनकी मूवमेंट ही एक्चुअल में है, यानी कि सॉलिड अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करता है और गैस और लिक्विड जो है ना वो तीन तरह की मोशन शो करते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इनमें जो बुनियादी फर्क है ना वो यही है कि इनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह की है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, अगर आप बात करते हो आइस की तो आइस का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो ये है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके वो बना हुआ है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला भी यही है केमिकली। और अगर हम बात करें इन्हीं के वेपर स्टेट की यानी कि गैशियस स्टेट की, पानी के, तो वो उसकी भी जो जो फॉर्मूला है उसका भी वो भी H2O ही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, यानी कि आप कह लेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, वो तो डिफरेंस नहीं बता पा रही है हमें। साइज ऑफ पार्टिकल ये भी लॉजिकली ठीक नहीं है और शेप ऑफ द पार्टिकल, तो ये भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं सारी, ठीक है, तो ये भी हमें नहीं बता सकती कि काइनेटिक थ्योरी में इन तीन चीजों के दरमियान में बेसिक बुनियादी फर्क क्या है। तो जो ऑप्शन ए है ना वही हमारी ठीक है, डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। कहता है अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस लेक्चर के अंदर सॉरी इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े इवेपोरेशन से रिलेटेड, तो वहां पर तो हम ये बात डिटेल से डिस्कस करके आए हैं कि इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा ही है ना। और अगर आपको याद हो मेरा इवेपोरेशन वाला टॉपिक जो कि मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स के अंदर, तो वहां पर भी हम ये बात बार बार पढ़ के आए हैं क्या, कि इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है कि जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें। और टेम्परेचर कब इंक्रीज करेंगे? हीटिंग से। तो हम ये ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, इवेपोरेशन इंक्रीज विद अपॉन हीटिंग। ठीक है, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा हीट करने पर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू 3 की तरफ। कहता है द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन। अब कहता है जो पार्टिकल टू पार्टिकल है, यानी कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, जो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, यानी कि आप इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस भी कह सकते हैं उनको। तो कहता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होती हैं? सॉलिड में होती हैं, लिक्विड में, प्लाज्मा में या गैस में। तो हमने ये कॉन्सेप्ट तो क्लियरली हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं बारहा इस चैप्टर के अंदर, कि पार्टिकल्स जितने एक दूसरे के करीब होंगे ना उतनी ही ज्यादा उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। आप कहेंगे सर सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ये बार बार पढ़ के आए हम ये बात, तो हम कहेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स चूंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक दूसरे के करीब होते हैं, इट मींस कि उनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा बनता है सॉलिड्स। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। कहता है कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंजेस them directly into solid state। अच्छा, कह रहा है कि आपका वेपर फेज है यानी कि गैसियस फेज है, ठीक है, कुछ गैसेस का, और जब वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर, गैस से वेपर से डायरेक्टली कन्वर्जन सॉलिड के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये प्रोसेस तो आप पढ़ के आ चुके हो और ये प्रोसेस का नाम हमारे पास है डेपोजिशन। अगर आपको याद हो मेरा ये वाला लेक्चर जहां पर हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, किधर गया है ये, इसके ऊपर है सब्लिमेशन, जहां पर हमने पढ़ा था उससे अगला हमारे पास था ना डेपोजिशन था। तो यहां पर लिखा हुआ था इन्होंने, कहता है द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन वेयर गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। ठीक है, गैस का कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर। तो यही तो इसने बात पूछी हुई है यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर, तो हमने यहाँ पर लगा देना ये डेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अगर फर्ज करो यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स या फिर गैस, इसको हम क्या कहेंगे? तो आप लगाएंगे सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा हुआ है कि वेपर से कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर, तो हम इसको कह देंगे ये है हमारे पास डेपोजिशन। अब हम चलते हैं 5वें एमसीक्यू की तरफ।
अच्छा जी, कहता है फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी। देखो जी, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी और आगे लेक्चर्स के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब हम हीट देते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी उनकी गेन होती है, यानी कि उनकी अंदर की जो एनर्जी है ना वो बढ़ती है, तो फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड के अंदर। सेम काम अगर हम लिक्विड के साथ करें, उसको हीट दें, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी हम बढ़ा दें, ठीक है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। ये बात हमने पढ़ी है ना, तो हम ये कहेंगे, इसने पूछा है कि कौन सी फिजिकल स्टेट ऐसी है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से कौन सी फिजिकल स्टेट ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो हम कहेंगे कि गैस पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि गैशियस है उसको लगा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, अब ये परेशान ना हो जाए ना, गैशियस भी लिखा हुआ है, वेपर्स भी लिखा हुआ है। तो देखो, ये गैशियस और वेपर्स के अंदर ना, मैंने जब चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स के अंदर इवेपोरेशन पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने इन दोनों के दरमियान में फर्क भी बताया था आपको। अब ये जो गैस होती है ना, तो गैस का मतलब होता है कि आम रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसा सब्सटेंस जो कि फिजिकली हो ही गैस, तो उसको हम गैस बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन वेपर्स हम किसको बोलते हैं, कि फर्ज करो कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि आम टेम्परेचर पर कोई चीज हमारे पास लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसको हमने एक्सटर्नली हीट देकर अगर उसकी हमने फेस चेंज करवाया है ना उसका हमने, तो फिर उसको हम गैस नहीं बोलेंगे बल्कि हम उसको वेपर्स बोल देंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस गैस है तो उसको हम गैस ही बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड या लिक्विड है और उसको हमने एक्सटर्नली हीट देकर उसका फेस चेंज कराया हो, यानी कि उसको हमने कन्वर्ट कराया हो गैस के अंदर, तो फिर उसको हम वेपर्स बोल देंगे। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं ना कोई भी, तो हम यहाँ पर कभी गैशियस फेस बोल दें, गैस बोल दें, वेपर्स बोल दें, तो ये कोई पढ़ते वक्त अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीप कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर गैशियस फेस के अंदर और वेपर्स के अंदर, यानी कि आप इसको बोलो गैस के अंदर या फिर वेपर्स के अंदर, जो एक टेक्निकल फर्क है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। मैंने पहले भी किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर बनता था दोबारा कर दूं तो मैंने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है ना, जो गैशियस है या फिर गैस बोल लो आप इसको, ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 6 हम देखते हैं। तो यहां पर कहता है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने इवेपोरेट करना है, ठीक है, तो अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रोल प्ले करेंगी इवेपोरेशन के दौरान। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो इवेपोरेशन के दौरान अपना क्या रोल प्ले करती हैं। तो हम कहेंगे, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई, तो फिर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, इवेपोरेशन हमारी जल्दी नहीं होगी। फिर अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर वीक होती हैं, इट मींस हमारी इवेपोरेशन भी जल्दी होगी। क्लियर हो रही है ना बात। देखो, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक हैं, तो हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, इन दोनों ने एक दूसरे को आपस में हल्के से जोड़ा हुआ है, तो जरा सी भी इनको एनर्जी मिलेगी ना, तो ये इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इनके दरमियान में, इट मींस कि दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को टाइटली जोड़ के रखा हुआ है कि भाई तू ना जा मैं छोड़ के, ठीक है। तो फिर इवेपोरेशन हमारी मुश्किल हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर अगर आप देखें हमारे पास ए देखेंगे, लिखा हुआ है डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। कहता है इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगी, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगी जब हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हुई है ना बात। अगली ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो, तो वो लॉजिक नहीं बन रही है, ऑप्शन नंबर ए में पता लग गया, हमें यही लॉजिक बन रही है। तो होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं 7वें पे। कहता है विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टर रेट। जब डिफ्यूजन वाला मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको याद होगा, मैंने कैलकुलेशंस करवाई थी मोलर मास की। तो मैंने कहा था कि लाइटर द गैस, ठीक है, फास्टेस्ट इट विल डिफ्यूज। जितनी गैस हल्की होगी उतना ही ज्यादा वो डिफ्यूज करेगी। तो हम इन सब के, ये जितने भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं ना इन्होंने कंपाउंड्स, इनके अब हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो फिर इससे हम बता देंगे सबसे कम जिसका मोलर मास आएगा ना, तो फिर वो फास्टेस्ट रेट से डिफ्यूज करेगी। अब हम निकालते हैं HCl का। देखो ये मेरे पास है HCl। H जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है। 1 करूंगा जमा किसका, Cl के साथ। Cl क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। कुल मिला के ये बन गया 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट नहीं लगा रहा, लेकिन पता है आपको मोलर मास निकालते हैं तो हम यूनिट लगाते हैं ग्राम पर मोल। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे जाते हैं हम। नंबर 2 हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो होता है वो होता है 32 और ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16 ज़रब 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन लिखे हुए हैं ना, तो 2 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 32 प्लस 16 2 32, कुल मिला के क्या बन गया, 64, है ना, 64 बन गया। अच्छा जी, ये तो हो गया 2 हमारे पास।
अब हम निकालते हैं तीसरा जो कि है H2S। हाइड्रोजन हमारे पास 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखे हुए हैं। अब आगे क्या है, एस सल्फर। सल्फर क्या होता है, अभी निकाल के आए हम, यहाँ पर ऊपर 32 होता है, 32 लिख देते हैं। तो 2 जमा 32, ये बन गया हमारे पास 34, 34। अच्छा, अब आखिरी रह गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन हमारे पास होती है कार्बन 12 एटॉमिक मास इसका, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 ज़रब 2, तो 12 प्लस 16 2 32, ये बन गया हमारे पास 42, 43, 44, ये हमारे पास बन गया है 44। सबसे हल्का किसका आया जी, तो सबसे हल्का हमारे पास जो है ना वो ये आया है, 34 वाला आया है। ये किसका था, ये था हमारे पास H2S का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि H2S वो है जिसका मोलर मास सबसे कम है, तो इट मींस कि वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है। तो जितनी हल्की हमारे पास कोई गैस होगी उतना ही ज्यादा वो डिफ्यूज करेगी। तो ये H2S वाली जो ऑप्शन है ना ये हमारे पास करेक्ट बनती है। आगे चलते हैं 8वें की तरफ। कहते हैं द फेज चेंजेस ए एंड बी इन गैस। अच्छा, ये कह रहा है कि फेज चेंज, अगर हम ए की बात करें जो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। ये कहां पढ़ के आए हैं आप ये पढ़ के आए हैं शुरू के वाले जो टॉपिक्स थे ना हमारे, उनके अंदर ही आप ये पढ़ के आए हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं प्रॉपर इसकी, ये आ गया, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक होगी ये बात। तो अब हमारे पास देखते हैं कि जो फेज चेंज हो रहा है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो हमारे पास फेज चेंज हो रहा है वो है गैस से लिक्विड, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी हो सकती है, ऑप्शन बी भी हो सकती है, लेकिन आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि लिक्विड से कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर। ठीक है, ये जो बी पॉइंट पर फेज चेंज हो रहा है वो हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में। अब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, तो हमारे पास ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होती है। चलते हैं आखिरी की तरफ। कहता है स्टूडेंट नोटिस फ्रॉस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, कोहरा पड़ रहा है ग्राउंड पे सुबह सुबह 6:30 AM पर। ठीक है, ये डेपोजिशन कॉन्सेप्ट में समझाया था मैंने आपको। एंड डिसअपियरिंग बाय 8:30 AM। अब थोड़ी सी गर्मी पड़ी है ना, जब धूप निकली है तो थोड़ी सी गर्मी पड़ी है 8:30 AM पे सुबह के, तो उस टाइम वो कहता है कि वो जो है ना फ्रॉस्ट, कोहरा कोहरा जो है ना वो गायब हो गया। क्या हुआ ऐसा भाई, वो गायब हो गया। विच फेस चेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रॉस्ट इनटू वाटर वेपर्स। कहता है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जो कि होता है सॉलिड, अब वो सॉलिड से कन्वर्ट हुआ है 8:30 पर, वो सॉलिड से कन्वर्ट हुआ है वाटर वेपर्स में, जो कंडीशन उन्होंने दी है, यानी कि गैशियस फेज में वो कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही है ना। अब सॉलिड से कन्वर्ट होना गैस के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो होप सो आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ भी आए होंगे। ये जितना मैंने गंद गुंद मचा दिया, मैं एक काम करता हूँ सारा रेस कर देता हूँ और फिर दोबारा आपको एमसीक्यूज के एक बार आंसर जल्दी जल्दी मार्क करवा देता हूँ। अच्छा देखो, पहले का है वो है ए आंसर है, दूसरे का बनता है बी, तीसरे का बनता है ए सॉलिड, चौथे का बनता है डी डेपोजिशन, पांचवे का बनता है सी गैशियस, छठे का बनता है ए इट डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, सातवें का बनता है सी H2S, आठवें का है हमारे पास सी कंडेंसेशन फ्रीजिंग, एंड नौवें का हमारे पास है सब्लिमेशन। तो होप सो आपको एमसीक्यू सारे समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।